Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see unit number 2, functions and constructors. And in today's video, we are going to cover point number 2.4, constructors overloading and constructors with default argument. पिछले वाली वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर को समझा था, उसके टाइप्स देखे थे और उस टाइप में से हमारा एक लास्ट वाला बचा था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और वो हम इस पॉइंट में कवर करेंगे और कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी हम कवर करने वाला है. So my name is Diptesh and I'm teaching you object-oriented programming using C++. Okay, so if you love the video, please like, share, subscribe to channel. Okay, we are always for you. So let's get started with point number 2.4. So what is a constructor? Constructor क्या होता है? Constructor क्या होता है? एक basically एक function type होता है जिसका name is same as a class name. उसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता और जैसे फंक्शन को कॉल करना पड़ता है वैसे कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता. बस आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. ठीक है, यही है. अगर आपने प्रोग्राम में अगर आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम लिखा है और कंस्ट्रक्टर आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो कंपाइलर क्या करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है आपके प्रोग्राम में. अगर आपने ऐड किया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो वो वापस ऐड नहीं करता. Okay, we can say that every program has a one constructor. Okay, अगर आपने लिखा भी नहीं है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डाल ही देता है. ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट थी कंस्ट्रक्टर की. उसके हमने टाइप देखे. फर्स्ट टाइप था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके बाद था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसके बाद था कॉपी कंस्ट्रक्टर्स. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है, एक क्लास के अंदर हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे और जिसका नाम सेम होगा क्लास नेम के साथ, लेकिन जो पैरामीटर्स होते हैं ना वो राउंड ब्रेसेस के अंदर वो डिफरेंट होंगे. बस उतना ही कंसेप्ट है. ठीक है, आप फंक्शन डिक्लेयर करते हो मल्टीपल, वैसे ही आपको कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है. एक क्लास के अंदर मल्टीपल कितना भी चाहो आप यूज कर सकते हो, लेकिन पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए. मतलब डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर से define करेंगे like this way. Simple. So constructor overloading means defining multiple constructors in a same class with different set of parameters. Okay, it allow objects to be initialized in a different ways. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर कोड है क्या. ओके देखो, so this is a simple example. तो देखो हमने यहाँ पर देखो क्या किया है, दो हमारा क्लास नेम का क्या है, बॉक्स. ओके, तो हमने देखो ये पहला फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है, दूसरा कंस्ट्रक्टर, दो कंस्ट्रक्टर मैंने किए. सो दिस इज योर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. सो वी हैव टू क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर एज मेनी पॉसिबल इन आवर क्लास एंड इसके पैरामीटर्स देखो, यहाँ पर कोई भी पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं है, यहाँ पर एक पैरामीटर स्पेसिफाई है तो डिफरेंट पैरामीटर हम देंगे हमारे कंस्ट्रक्टर को. सो दिस इज बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्लास का नाम क्या है, कंस्ट्रक्ट. तो देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट, ये फर्स्ट कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया. ऐसे दो ही नहीं, आप मल्टीपल चाहो कितने भी आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन पैरामीटर्स के अंदर अब चेंज कर लो. ठीक है, देखो कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर, कंस्ट्रक्टर विद टू पैरामीटर, दोनों का भी नाम सेम है. ठीक है, तो देखो in C++ we can have more than one constructor in a class with the same name as long as each has different list of arguments. Okay, डिफरेंट लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट, पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए सब कंस्ट्रक्टर के. ओके, पहले 0 1 2 3 लाइक दिस वे. दिस कंसेप्ट इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड क्वाइट सिमिलर टू द फंक्शन ओवरलोडिंग. आपने फंक्शन ओवरलोडिंग सीखा होगा, सेम एज इट इज होगा, लेकिन जो भी कंस्ट्रक्टर्स के फीचर्स जो है वो हमारे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पर अप्लाई होंगे. Overloaded constructors essentially have the same name, exact name of the class and different by number and type of arguments. ये तो मैंने अभी आपको बता दिया. ठीक है, so a constructor is called depending upon the number and the type of argument passed. constructor कैसे कॉल होता है, जितने नंबर्स हम दे रहे हैं उनको और क्या आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे हो उस पर. While creating the object, argument must be passed to let compiler know which constructor need to be called. ठीक है, आर्गुमेंट हमें पास करने चाहिए और वो कंपाइलर को पता होना चाहिए कि किस कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल करना है. तो देखो देखो यहाँ पर भी जितने कंस्ट्रक्टर आप क्रिएट करो ना उतना आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा. देखो यहाँ पर एक क्लास है बॉक्स, उसके अंदर मैंने डेटा मेंबर लिया है लेंथ, दूसरा मैंने मेंबर फंक्शंस को एक्सेस स्पेसिफायर दिया है पब्लिक और उसके अंदर है बॉक्स एंड बॉक्स. बॉक्स कंस्ट्रक्टर दिस इज डिफॉल्ट, इसके अंदर मैंने लेंथ को 0 सेट किया है
और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर अभी देखो दूसरा कंस्ट्रक्टर किया है, उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर डाला है इंटीजर एल करके। ठीक है, और यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, तो इस एल की वैल्यू मैंने इस लेंथ में स्टोर की है और मैंने यहाँ पर लेंथ को प्रिंट किया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लेंथ को प्रिंट किया है, अभी हमने शो किया है और लेंथ को वापस मैंने प्रिंट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये नाउ। तो इस शो का कोई यूज ही नहीं है, यहाँ पर मैंने कॉल भी नहीं किया था शो को। ठीक है, तो बस लिखा है वैसा, आप नहीं लिखो तो चलेगा, लेकिन दो ही कंस्ट्रक्टर लिख लो। उसके बाद देखो मेन फंक्शन के अंदर हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। देखो बॉक्स B1, अभी B1 के पास हमने राउंड ब्रेसेस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, बिकॉज ये हमें पता रहा है कि जिसके पास आर्ग्यूमेंट्स नहीं है उस कंस्ट्रक्टर को मुझे कॉल करना है। जिस कंस्ट्रक्टर के पास आर्ग्यूमेंट नहीं है उस कंस्ट्रक्टर, किसके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है, बॉक्स, इसके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है, देखो ओके देखो इसके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो क्या करेगा ये बॉक्स B1, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली ये बॉक्स, ये कंस्ट्रक्टर है ना, ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा देखो बॉक्स B2 और इसके अंदर 10 है, तो 10 देखो एक आर्ग्यूमेंट है, तो जो कंपाइलर भी क्या करेगा, जिस कंस्ट्रक्टर के पास एक आर्ग्यूमेंट होगा ना उनको कॉल करेगा, देखो ये फिर इसको कॉल करेगा। जब बॉक्स B2 हम क्रिएट करेंगे तो ये 10 वैल्यू हमें पास की है इस यल को, तो यल की वैल्यू क्या है 10, तो 10 इसमें लेंथ में क्या स्टोर होगी 10, तो यहाँ पर 10 हमने प्रिंट कर दी। वर्ड शो लिखा है बस, लेकिन यहाँ पर मैंने कॉल नहीं किया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट समझ में आ गया होगा ये आपको। ठीक है, सो ये भी वही वही कोड है, आप चाहो तो देख सकते हो, बताता हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास देखो कंस्ट्रक्ट किया है, उसके अंदर डेटा मेंबर एरिया लिखा है, दो कंस्ट्रक्टर लिखा है कंस्ट्रक्टर, इसमें एरिया मैंने 0 सेट किया है और इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, a इंटू बी करना है, बस एरिया फाइंड करना है और यहाँ पर डिस्प्ले करना है। ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पर मैंने कॉल किया है। ओके देखो कंस्ट्रक्टर ओ क्रिएट किया, सो दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके ओ, तो ये उस ओ के पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है और हमारे पास कंस्ट्रक्टर इसके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो ये कंस्ट्रक्टर ओ जब हम क्रिएट करेंगे ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके तो वापस क्या किया है देखो, डिस्प्ले O2, ओके फिर 10 20, तो अभी दो आर्ग्यूमेंट है, तो कंपाइलर देखेगा कि इसके पास दो आर्ग्यूमेंट है। ओके इसके पास दो आर्ग्यूमेंट ए बी, तो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, तो a इंटू 20 एरिया में स्टोर हो जाएगी। ओके और देखो o डॉट डिस्प्ले, अभी o डॉट डिस्प्ले, o में क्या है एरिया, तो एरिया क्या है 0 प्रिंट होगा यहाँ पर। o2 डॉट डिस्प्ले, o2 पे एरिया क्या है 200, तो 200 यहाँ पर प्रिंट होगा लाइक दिस वे, यही कोड है बेसिक सा। ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोग्राम भी वेरी सिंपल है, अगर आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट के एक प्रोग्राम आपने पैटर्न आइडेंटिफाई किया तो आगे के सारे प्रोग्राम सिंपल हो जाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट, वेरी सिंपल कंसेप्ट इज आल्सो। ओके कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट मतलब आपको यहाँ पर क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर जहाँ पास करते हो आपको यहाँ पर इनिशियलाइज करके ही रखने के आर्गुमेंट, लेंथ int is equal to 5, width w is equal to 10। ओके यहाँ आपको स्पेसिफाई करके ही लगना, अगर बाय चांस किसी ने पास नहीं किया उसको वैल्यू, ठीक है किसी ने पास नहीं किया तो ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट कंसीडर करता है। देखो एग्जांपल, पहले डेफिनेशन देखते हैं। कंस्ट्रक्टर कैन आल्सो हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द पैरामीटर allowing flexibility with a fewer constructor definitions। ओके तो देखो यहाँ पर क्लास रेक्टेंगल है और उसमें दो डेटा मेंबर है लेंथ एंड विड्थ, उसके अंदर मैंने पब्लिक और उसके अंदर मैंने क्या क्या है, दिस इज योर कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने लेंथ एंड विड्थ को सेट किया है और यहाँ पर मैंने असाइन किया है, लेंथ एल को 5 एंड डब्ल्यू को 10 असाइन किया है। फिर एल की वैल्यू मैंने लेंथ में स्टोर की, डब्ल्यू की वैल्यू मैंने विड्थ में स्टोर की, और देखो वापस मेंबर फंक्शन में मैंने क्या किया, दिस इज एरिया इज अ मेंबर फंक्शन, और एरिया मेंबर फंक्शन में क्या किया, लेंथ इनटू विड्थ किया और ये सारा मैंने प्रिंट किया है बस डायरेक्टली। ठीक है, अभी देखो ऑब्जेक्ट में मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रेक्टेंगल R1। ओके R1 किया है, तो अभी यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, लेकिन आपने क्या यूज किया है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूज किया है, तो R ये जाएगा यहाँ से और यही कॉल होगा और लेंथ की वैल्यू 5 सेट होगी, W की वैल्यू 10 सेट होगी। अगर कॉलिंग के वक्त ओके अगर क्रिएशन के वक्त आपने कोई इसको वैल्यू नहीं दी तो जो भी डिफॉल्ट सेट किया है हमने वो कंसीडर कर लेता है कंपाइलर। ठीक है, अभी देखो रेक्टेंगल R2 8 है, तो 8 है मतलब क्या, 8 है मतलब क्या, सो किसकी वैल्यू मैंने दी नहीं है, हमने विड्थ की वैल्यू नहीं दी, तो 8 मतलब जो फर्स्ट वाला होता है उसकी वैल्यू हमने दिया होता है। जब 8 होगा 8 तो ये 8 कंसीडर होगा लेंथ के लिए और विड्थ के लिए स्पेसिफाई नहीं की, तो विड्थ की वैल्यू 10 ही हो जाएगी, तो यल 8 इज इक्वल टू लेंथ एंड विड्थ 10। ओके
8 दिया है ना, तो देखो यल की वैल्यू 8 हो जाएगी और ये 8 हम लेंथ में स्टोर हो जाएगी। ऑल्दो यहाँ पर स्पेसिफाई किया है, लेकिन हमने यहाँ से पास किया है। अगर यहाँ से पास नहीं किया होता तो ये वैल्यू लेते हम। देखो यहाँ पर विड्थ की वैल्यू पास नहीं की, तो विड्थ की वैल्यू यहाँ से 10 ले रहा है और लेंथ की वैल्यू हमने पास की है R2 से 8 करके। तो लेंथ की 8 हम लेंथ में स्टोर हो जाएगी, W में 10 विड्थ में स्टोर हो जाएगी। वापस यहाँ पर हमारा कॉल होगा और प्रिंट होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अभी R3 हमने तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, R3 रेक्टेंगल का, और इसमें 3,4 पास किया है। अगर दोनों भी है तो L की वैल्यू 3 हो जाएगी एंड विड्थ की वैल्यू 4 हो जाएगी, और ये 3 विल सेट टू द लेंथ एंड विड्थ विल सेट टू द सॉरी 4 विल सेट टू द विड्थ। फिर 3 इंटू 4 होगा और जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट होगा। ओवरराइड करते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं देते तो ये डिफॉल्ट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये कंसेप्ट। ओके, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद 2.5 डिस्ट्रक्टर्स। टिल देन, थैंक यू।